हेलो स्टूडेंट्स, 6 और 7 जुलाई के न्यूज़ टुडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपका जो आज हम लोग देखेंगे कि कुछ 5-6 टॉपिक हैं जो बड़े टॉपिक हैं, उसको डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा कुछ संक्षिप्तियाँ हैं। ये जो न्यूज़ टुडे है, इसका जो पीडीएफ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक देखेंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले देखें कि आज कौन कौन से बड़े टॉपिक्स हैं। वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि समानता के मामले में भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार हुआ है। इसको काफ़ी अच्छे से हम लोग देखेंगे। ये आपको जो पहला टॉपिक है इकोनॉमी में या सोशल जस्टिस में उपयोग होगा। दूसरा टॉपिक है ब्रिक्स रियो दी जेनेरो घोषणा। ब्रिक्स अभी सम्मेलन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल हुए, तो उसके संदर्भ में एक टॉपिक है। वही माननीय प्रधानमंत्री जी ब्राज़ील जाने के पहले कुछ लैटिन अमेरिकी देश भी गए, तो उसमें भारत और एलएसी क्षेत्र, यहाँ एलएसी लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन क्षेत्र से संबंधित है, तो वो भी देखेंगे। दोनों आईआर से रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद व्यापक रक्षा आधुनिकीकरण रोड मैप अभी काफ़ी चर्चा में है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद साइंस टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर चर्चा में है, उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें एक नया जो रिएक्टर अभी अनुमति मिली है उसको हम लोग देखेंगे। फिर लास्ट में है, ये भी साइंस टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोटेक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक, इसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो संक्षिप्तियां हैं उसको हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। और एक टॉपिक आपका जो पर्सनालिटी के संदर्भ में है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदर्भ में, उसको भी संक्षिप्त रूप में देखेंगे। तो हम लोग चलिए पहला टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक है आपका समानता के मामले में भारत की वैश्विक स्थिति। तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। आपका पहला टॉपिक है समानता के मामले में भारत की वैश्विक स्थिति। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है अभी, और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने समानता लाने के लिए जो प्रयास किया है वो विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। भारत को इसमें चौथा स्थान मिला है, मतलब समानता लाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। तो जो अग्रणी देश है उसमें और जो देश हैं वो स्लोवाक रिपब्लिक है, स्लोवानिया है, बेलारूस है, और ये सब छोटे देश हैं। उस संदर्भ में भारत दुनिया का आबादी के मामले में आज सबसे बड़ा देश है और चौथे नंबर पे आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें जो विश्व बैंक का रिपोर्ट है उसमें स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, ये रिपोर्ट का नाम है। आपको कहीं पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आप सीधे लिख सकते हैं। उसमें गिनी इंडेक्स स्कोर के आधार पे बताया गया है कि भारत में असमानता के संदर्भ में काफ़ी सुधार हुआ है और असमानता कम हुआ है। हम लोग समानता की ओर आगे बढ़े हैं। इसी में कुछ डेटा दिया हुआ है जो आपके प्रीलिम्स में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका ये जो डेटा है, ये आप सोसाइटी में, सोशल जस्टिस में, इकोनॉमिक्स में, ये आपका सोसाइटी सोशल जस्टिस दोनों में गरीबी निर्धनता संबंधित मुद्दे सिलेबस का पार्ट है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो आय समानता में सुधार हुआ है 2011-12 में, जहां गिनी स्कोर 28.8 था, वो सुधार होके 25.5 हो गया 2022-23 में, जो बहुत बड़ा सुधार है। ये समझने के पहले हम लोग पहले समझेंगे गिनी स्कोर है क्या। तो समाज में आय असमानता मापने के लिए लॉरेंज वक्र होता है, पहले उस पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग वापस इस स्लाइड पे आएंगे। पहले यहां देखें, यहां पे आपको इधर y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है। तो जो x एक्सिस है इस पे संचयी मतलब परसेंटेज है कि कितने परसेंट लोग हैं, और ये आय के संदर्भ में है कि उनका कितना आय है। जैसे अगर 1% लोग कितना आय कमाते हैं तो यहां पे देखिएगा 1%। परफेक्ट माना जाता है 45 डिग्री, कि जितना परसेंटेज लोग हैं उतना ही परसेंट उनकी आय है। 20% लोग तो इसका आय 20%, ये परफेक्ट माना जाता है। और
किसी भी देश का क्या आय असमानता है, तो वो जब ग्राफ बनाया जाता है तो ग्राफ लॉरेंज वक्र कहलाता है, जो थोड़ा सा, क्योंकि देखिए परफेक्ट केस सिनारियो कहीं हो नहीं सकता है कि पूरे समाज में 100% समानता हो। यहां तक कि परफेक्ट केस ये भी नहीं हो सकता है कि पूरे समाज में 100% असमानता हो। तो इसी बीच में ये वक्र बनता है। अब ये मापने के लिए कि उस समाज में कितनी असमानता है, तो उसके लिए गिनी कोफिशिएंट निकालते हैं। तो गिनी कोफिशिएंट के लिए दो एरिया होता है, एक ए और दूसरा बी। ए एरिया आपका जो परफेक्ट केस सिनारियो है 45 डिग्री वाला, उसके और ये जो लाइन लॉरेंज वक्र बना है इसके बीच का एरिया होता है ए, और उसको डिवाइड करते हैं इस पूरे बी, पूरा एरिया है, पूरा ट्रायंगल, पूरा त्रिभुज का एरिया है, उसको बी से डिवाइड करते हैं। जब समाज में 100% समानता हो, पूर्ण रूप से समानता हो, तो क्या होगा जरा देखिए। ये जो लॉरेंज वक्र है ये इसके बराबर हो जाएगा और ये ए एरिया 0 हो जाएगा, तो यहां 0 हो जाएगा, और जो पूरा ट्रायंगल का एरिया है वो एक वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू 0। जब पूर्ण समानता की स्थिति में गिनी कोफिशिएंट 0 आता है। लेकिन अगर समाज में पूर्ण असमानता हो, तो जब पूर्ण असमानता हो तो ये जो लॉरेंज वक्र आप ऐसे देख रहे हैं वो नीचे आ जाएगा और ऐसे सीधा एक्स एक्सिस के बराबर आ जाएगा। तो ये जो पूरा एरिया है पूरा वो ए हो जाएगा और डिवाइड बाई ये पूरा एरिया जो है बी है, तो ए और बी दोनों एरिया बराबर हो जाएगा, तो ए बराबर बी, तो दोनों कट के एक आ जाएगा। मतलब पूर्ण असमानता की स्थिति में गिनी कोफिशिएंट 1 होता है। तो इसका मतलब है कि 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू होता है, और जिस देश का गिनी कोफिशिएंट 0 की तरफ जा रहा है मतलब वहां समानता आ रही है, जिसका 1 की तरफ जा रहा है मतलब वहां असमानता बढ़ रही है। तो इस प्रकार से, और आपको इन जनरल फाउंडेशन में भी पढ़ाया जाता है डिटेल में, तो असमानता मापने के लिए ये गिनी कोफिशिएंट निकाला जाता है, लॉरेंज वक्र के थ्रू ये निकाला जाता है। अब जरा देखें कि गिनी कोफिशिएंट की क्या स्थिति है। तो भारत का गिनी कोफिशिएंट पहले जहां 2011-12 में 10 साल जब इससे कंपेयर करोगे तो 10 साल पहले 28.8 था, वो सुधार होके 25.5 हो गया, मतलब 0 की तरफ हम लोग बढ़े हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब वही कंपेयर करते हैं अन्य देशों के साथ, G7 देश हों जिसमें आपको 7 डेवलप्ड नेशंस हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए, मैं एक बार बता भी चुका हूं कि G7 में कौन कौन से देश हैं, G20 में कौन कौन से देश हैं, सब आपको याद होना चाहिए, मैपिंग करना चाहिए। इन सब देशों में जब तुलना करते हैं तो भारत की स्थिति सबसे अच्छी है। जैसे चाइना का गिनी कोफिशिएंट 35.7 है, तो देखिए 25 की तुलना में बहुत ज्यादा है। वही अमेरिका जो डेवलप्ड कंट्री है उसका गिनी कोफिशिएंट 41.8 है, मतलब चाइना से भी ज्यादा असमानता है। तो उसकी तुलना में देखिएगा भारत में असमानता काफी कम है, और इस 25.5 असमानता के साथ भारत मध्यम रूप से कम असमानता वाली श्रेणी में आता है, क्योंकि उसमें 25.30 आपका के बीच वाला मध्यम रूप से कम असमानता वाले देश कहलाते हैं। और अभी भारत और सुधार करता है तो 25 के नीचे आ जाएगा, और 25 के नीचे कहलाता है कम असमानता वाला समूह, जो बहुत अच्छी बात है कि भविष्य में हम लोग कम असमानता वाले समूह में चले जाएंगे। तो आपका ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में कहीं नहीं पूछेगा। प्रीलिम्स में आपसे गिनी कोफिशिएंट या फिर लॉरेंज वक्र ये सब पूछ सकता है, लेकिन ये डेटा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में शामिल अलग से कर लीजिए। इसके बाद भारत जो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जब ये न्यूज़ टुडे एनालिसिस शुरू हुआ उस समय बात कर चुके हैं कि हम लोगों ने 10 सालों में करीब 17 करोड़ आबादी को निर्धनता रेखा से ऊपर उठाए हैं। वही चीज वर्ल्ड बैंक में बताया गया है कि अगर अत्यधिक गरीबी वाला, एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला लिया जाए, जहां पे $2.15 से कम पर जीवन यापन करने वाला
परिवार है, तो उसमें भारत पहले 16.2% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी, अत्यधिक गरीबी से जूझ रही थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रही थी। वो 10 सालों में हम लोगों ने घटा के मात्र 2.3 अब बचा है। लेकिन जो नया पैरामीटर आया है वर्ल्ड बैंक का, जिसमें $3 प्रतिदिन उसको अब कर दिया गया है, उसमें भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जस्ट 5.3%, लगभग 5.5% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं। मतलब 10 सालों में हम लोगों ने काफी अच्छा सुधार किया है। आप देख सकते हैं कि 17 करोड़ लोगों को हम लोगों ने एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर उठाया है, जो एक प्रकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और यही जो ऊपर उठाने के प्रयास में सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाई, वही आपको समानता की ओर धीरे धीरे ले जा रहा है। गिनी इंडेक्स मैंने आपको बताया कि 0 से 1 के बीच में होता है। यह इंडेक्स मापता है कि किसी देश में व्यक्तियों या परिवारों के बीच में आय या उपभोग का वितरण पूरी तरह समान वितरण से कितना भिन्न है। तो उसी को मैंने ग्राफ में आपको एरिया वाइज पूरा गिनी कोफिशिएंट समझाया है और लॉरेंज वक्र बताया है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि गिनी कोफिशिएंट निकालने के लिए आप A बाई B करते हैं, दोनों एरिया जो B है पूरा एरिया उसको डिवीजन करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ब्रिक्स रियो दी जेनेरो घोषणा। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। वहाँ पे हर एक सम्मेलन के बाद घोषणा होता है, तो वो घोषणा रियो दी जेनेरो घोषणा कहलाया और इसको सभी सदस्य देशों ने अपनाया है। तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपको सम्मेलन हुआ ब्राजील में, उसमें ये घोषणा अपनाया गया। इस घोषणा का जो थीम था वो समावेशी और सतत गवर्नेंस के लिए ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग को मजबूत करना। मतलब आप देख सकते हैं कि ग्लोबल साउथ में पहले आपको बता चुका हूं, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कोऑपरेशन पे भारत का बहुत फोकस है। जो अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न संस्थाएं हैं जो पहले से चल रही हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, WTO हो, हर जगह पश्चिम का प्रभुत्व है। तो उसके अल्टरनेट में आप दक्षिण दक्षिण सहयोग को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स जैसी संस्थाएं उभर के सामने आई हैं। तो इसलिए यहाँ पे समावेशी और सतत गवर्नेंस के लिए ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग पे ज्यादा फोकस था, इसलिए ये थीम बनाया गया। आप जो ब्रिक्स है उसके बारे में पहले ये देखिए कि कौन कौन से देश सदस्य देश हैं। इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, क्योंकि नाम में तो यह ब्रिक्स है तो आसान है समझना कि ये ब्राजील हो गया, ये रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और ये साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये सब पुराने देश हैं। वो 5 देश आपको साफ साफ देखने को मिलता है जो आपको 1 2 3 4 कॉन्टिनेंट में हैं। बाद में इसको एक्सपैंड जब शुरू हुआ तो ब्रिक के रूप में हुआ था, बाद में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया तो 5वां सदस्य के रूप में। फिर इसका हाल ही के दिनों में, हाल ही के वर्षों में फिर से एक्सपेंशन हुआ है, 5 और देश इसमें जोड़े गए, जिसमें आपका ईरान है, सऊदी अरब है और यहाँ पे UAE है, वो भी है। अफ्रीका में 2 और देश, पहले से साउथ अफ्रीका था तो इजिप्ट और इथियोपिया, तो टोटल 10 हो गए। लेकिन 2025 में एक और देश शामिल किया गया जो यहाँ मैप में रंगा हुआ नहीं है येलो कलर से, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो ये टोटल अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो आपको मैपिंग करना चाहिए इन सब देशों का कि कौन कौन से देश हैं। प्रीलिम्स में ब्रिक्स UPSC को बहुत पसंद है तो पूछा जा सकता है। अब हम लोग इस शिखर सम्मेलन में क्या क्या परिणाम निकले, क्या क्या मुख्य परिणाम निकले, कुछ छोटे परिणाम भी हैं, लेकिन क्या क्या मुख्य परिणाम निकले उसको शॉर्ट में देखेंगे। तो इसमें ब्रिक्स लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फिनांस, एक डिक्लेरेशन हुआ क्लाइमेट फिनांस के लिए, पर्यावरणीय वित्त के लिए। तो एक
फिनांस बनाया गया है, क्लाइमेट फिनांस, जिसमें जो विकासशील देश हैं या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अपने विकास के लिए जो जलवायु वित्त उनको सुलभ रूप से, समय पर और किफायती रूप से मिल जाए, ताकि अपना जो विकास है वो सतत रख सकें, न्याय संगत वो विकास रख सकें। ये मुख्य रूप से फोकस है विकासशील देशों पे। उसके अलावा एआई के ग्लोबल गवर्नेंस की बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब एक नया दौर आ गया है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। और अगर आप एआई का यूज करके अपने देश, एआई को अपने देश में अगर विनियमन भी करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि बाहर के देशों से एआई का मिसयूज आपके देश में ना हो। इसलिए ग्लोबल गवर्नेंस की आवश्यकता है। इसलिए एआई ब्रिक्स नेताओं ने बयान जारी किया कि एआई तकनीक का जिम्मेदार विकास हो, साथ में वो विभिन्न देशों के नियम कानून को पालन करें और यूएन चार्टर का अनुरूप हो। तो विभिन्न देशों के कानून का पालन करना एआई को बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो सामाजिक कारणों से लोगों को बीमारी होती है उनको भी समाप्त करना है। सामाजिक कारण जैसे कि समाज में जो आर्थिक असमानता है उस कारण से बहुत सारे लोग अच्छा स्वास्थ्य तक पहुंच नहीं बना पाते हैं, जिन कारण से वो बीमारी के प्रति संवेदनता उनमें बढ़ जाती है, ज़्यादा खतरा उनको हो जाता है। तो गरीबी और सामाजिक वंचन जैसी स्वास्थ्य असमानताओं को मूल कारणों से निपटने पर ध्यान केंद्रित ये घोषणा करता है। इसके अलावा इसमें बहुपक्षवाद को समर्थन दिया गया। भारत हमेशा से बहुपक्षवाद को समर्थन देता है। आप देख लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही पूरी दुनिया द्विध्रुवीय बन गई थी। दोनों ध्रुव में भारत किसी में शामिल नहीं हुआ, गुटनिरपेक्षता को समर्थन दिया। बाद में 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसके बाद एक ध्रुवीय दुनिया बन गई। और ये एक ध्रुवीय दुनिया कभी भी भारत इसको सपोर्ट नहीं किया है, हमेशा बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता को समर्थन किया है। तो आप बहुध्रुवीयता और बहुपक्षवाद इन दोनों को कीवर्ड में शामिल कर लीजिए, आईआर में जगह जगह आपको यूज होगा। तो इसमें ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति को मजबूत करने के लिए जो पहले से संस्थान हैं, जैसे कि ब्रिटेन उच्च संस्थान, जैसे आईएमएफ हुआ या वर्ल्ड बैंक हुआ, इन सब में पश्चिमी दुनिया के देशों का प्रभुत्व है। तो भारत हमेशा नेगोशिएट करता है कि भाई जो ग्लोबल साउथ के देश का भी इसमें हिस्सेदारी ठीक ठाक हो। तो इस ब्रिक्स के माध्यम से ये घोषणा किया गया कि ग्लोबल साउथ को भी इसमें महत्व दिया जाए, इसका रिफॉर्म हो। यही नहीं, जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली है जिसका एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें G4 नेशन, आपको पता होगा G4 नेशन, एक इंडिया है, एक ब्राजील है, एक जर्मनी है और ये जापान है। ये चारों देश इसमें अस्थायी सदस्यता की मांग करता है, परमानेंट मेंबर की मांग करता है। और ब्रिक्स में से भारत और ब्राजील, यही दो देश हैं जो G4 के सदस्य हैं। तो ब्रिक्स के घोषणा में ये कहा गया कि भारत और ब्राजील की भूमिका बढ़ाने का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनकी भूमिका बढ़ानी जानी चाहिए। यही नहीं, आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई, जिसमें पहलगांव में जो जघन्य आतंकवादी घटना हुई उसका भी निंदा किया गया। इसमें छोटे मोटे और भी परिणाम हैं, जैसे कि अफ्रीकी महाद्वीप। तो अफ्रीकी महाद्वीप में शांति बरकरार करने के लिए हमेशा बाहरी हस्तक्षेप होता रहा है, जो उसका दुरुपयोग किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सारे एक्सपेरिमेंट अफ्रीकी महाद्वीप में होते रहते हैं और शांति आज तक बहाली नहीं हो पाया है। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि अफ्रीकी समस्याओं के लिए अफ्रीकी समाधान इंपॉर्टेंट है। पश्चिम दुनिया का समाधान इंपॉर्टेंट नहीं है, अफ्रीकी समाधान इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, इसमें घोषणा में परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र के योगदान को सराहा गया है। क्योंकि देखिए, जो आपको लैटिन अमेरिका है वो परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र है, या पूरे अफ्रीकी महाद्वीप है परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र है। तो इसको सराहा गया है कि इसने परमाणु प्रसार को रोकने में अच्छा काम किया है। और भारत 2028 में यूएनएफसीसी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 33 की अध्यक्षता करना चाहता है, मेजबानी करना चाहता है, उसको भी इसमें समर्थन किया गया है। उसके अलावा आप
जब ब्रिक्स बैंक का नाम आपने सुना होगा, जिसको एनडीबी बैंक भी बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के वो जब गवर्नर ने कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, कोलंबिया कहाँ का देश है? लैटिन अमेरिका का। उज्बेकिस्तान कहाँ है? मध्य एशिया में शामिल है, एससीओ का मेंबर है उज्बेकिस्तान, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें आधिकारिक रूप से बैंक के उधार लेने वाले सदस्यों में शामिल किया गया है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट कि 2015 में ब्रिक्स बैंक या फिर एनडीबी बैंक की स्थापना हुई। बहुपक्षीय बैंक है और इसका मुख्य उद्देश्य है जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है या विकासशील देश है उसको उनके अवसंरचना निर्माण के लिए, उनके सतत विकास के लिए वित्तीय सुविधा देना। तो उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों में अवसंरचना और सतत विकास परियोजना के लिए वित्त जुटाना। इसका मुख्यालय संघाई में है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये भी बता दूं, जो ब्रिक्स बैंक है उसके जो पहले अध्यक्ष हुए वो भारतीय ही थे। इसमें सदस्य देश आप देख लीजिए, उरुग्वे सदस्य देश में वही ब्रिक्स देश हैं और साथ में बांग्लादेश और अल्जीरिया अलग से है, और उरुग्वे इसका संभावित सदस्य भविष्य में सदस्य बन सकता है। तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, दो एक ही टाइम पे दो बड़े बैंक बने, बहुपक्षीय बैंक। एक तो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक बने और एक आपका चाइना के नेतृत्व में ही AIBB बैंक बना। तो वो दोनों बैंक, दोनों का मुख्यालय आपका संघाई में है, तो वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये माफ कीजिएगा, AIIB है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ये आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में कुछ मैपिंग आपसे पूछा जा सकता है। इस क्षेत्र से 2025 में ज्योग्राफी मैपिंग में एक सवाल भी एंडीज पर्वत को लेके पूछा गया। तो इन सब क्षेत्रों का मैपिंग ज्योग्राफी से शुरू होता है और वो मैपिंग आगे बढ़ के IR में भी होना चाहिए। तो प्रीलिम्स में 2-3 सवाल एक्स्ट्रा सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। चर्चा में क्यों है कि अभी प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे थे, तो रास्ते में ही अर्जेंटीना में और त्रिनाद टोबैगो इनकी भी यात्रा उन्होंने की, वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मिले, तो इसलिए चर्चा में है। तो यह यात्रा लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों की कूटनीतिक यात्रा का हिस्सा है। तो लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियंस, तो इसको शॉर्ट में LAC क्षेत्र बोलते हैं। इसको भी आगे देखेंगे कि लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियंस क्षेत्र में कौन कौन से देश या कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो जो लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र है, जिसको LAC क्षेत्र, इसको आप भारत चीन के संबंध में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं समझना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि इन जनरल वहीं पे यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे यूज है इसका लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियाई क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में 3 क्षेत्र शामिल हैं, दक्षिण अमेरिका है, मध्य अमेरिका है और कैरिबियाई जो द्वीप हैं वो सब इसमें शामिल हैं। करीब 40 देश हैं। जरा एक बार देखें कि इसमें ये जो आपको ये जो पूरा देश दिख रहा है, ऐसे तो पूरा लैटिन अमेरिका इसको कहा जाता है, लेकिन साउथ अमेरिका, आपको पूरा लैटिन अमेरिका, ये इसको मध्य अमेरिका बोला जाता है। लैटिन अमेरिका में ये भी शामिल है, मैक्सिको भी, और ये कैरिबियाई द्वीप हैं जो अलग अलग देश हैं, सब मिला के टोटल 40 देश हैं। आपको इसका साउथ अमेरिका में, क्योंकि 11-12 देश ही हैं, तो पूरा मैपिंग होना चाहिए अच्छे से। साउथ अमेरिका का मैपिंग आसान है, यहाँ का मैपिंग टफ हो जाता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि छोटे मोटे बहुत सारे देश हैं। उसके ऊपर मैक्सिको है जो USA के नीचे, तो वो तो ठीक है। इसके अलावा ये सब क्षेत्र का मैपिंग थोड़ा टफ हो जाता है ना, बहुत सारे वहां पे द्वीप हैं जो अलग अलग देश हैं। तो 3 क्षेत्र इसमें शामिल हैं, 40 देश हैं। जो ये क्षेत्र है आपका गुयाना या त्रिनाद टोबैगो, इन सब क्षेत्रों में आपको भारतीय मूल के लोग काफी हैं।
अब इस क्षेत्र का भारत के साथ क्या साझेदारी है, भारत के क्या यहाँ इंटरेस्ट हैं, भारत के साथ क्या संबंध हैं, आर्थिक संबंध और अन्य संबंध पे भी हम लोग देखेंगे। तो इस क्षेत्र का भारत के साथ आर्थिक संबंध, ऊर्जा अवसंरचना, क्षेत्रीय गुटों के साथ, इस क्षेत्र में काफी क्षेत्रीय गुट हैं, उन सब के साथ रणनीतिक संबंध है। इसमें आर्थिक संबंध देख लीजिए, आपको प्रीलिम्स में कम चांस है पूछने का, मेंस में अगर लैटिन अमेरिका आईआर में आता है तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो कि 23-24 में इस पूरे क्षेत्र के साथ भारत का कुल व्यापार जो है $35 बिलियन से अधिक का है, जिसमें से लगभग $15 बिलियन या $14.5 बिलियन भारत निर्यात करता है, बचा हुआ शेष आयात करता है। इसलिए इस क्षेत्र में आपको देखिएगा भारत को व्यापार घाटा है। जो भारत ने अपना व्यापार लक्ष्य रखा है वो अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन, लगभग आपको 3 गुना करने का भारत का लक्ष्य है। 3 गुना के आसपास भारत को करने का लक्ष्य है, $100 बिलियन। इस क्षेत्र से भारत को जो आयात होता है, भारत के लिए आयात का 8वां सबसे बड़ा क्षेत्र है, जबकि इस भारत के लिए निर्यात का 9वां सबसे बड़ा ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मुख्य रूप से आप आयात खनन सामग्री करते हैं, कृषि उत्पाद करते हैं, खनन में कच्चा तेल, वेनेजुएला में कच्चा तेल का बहुत बड़ा भंडार, दुनिया का सबसे बड़े भंडारों में से एक है, तो वहां से कच्चा तेल, या फिर खनन क्षेत्र जैसे कि अर्जेंटीना और चिली में लिथियम बहुत पाया जाता है, तो वहां से लिथियम आयात करते हैं। आप देखिए मोती, कीमती पत्थर, वनस्पति तेल सब आयात करते हैं। निर्यात में विनिर्मित वस्तु जैसे मोटर वाहन, रासायनिक उत्पाद या खनिज ईंधन आप निर्यात इस क्षेत्र को करते हैं। व्यापार अगर समझौता देखिए तो अभी तक पूरा इस क्षेत्र के साथ कोई ऐसा, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या सेपा या ये सब हो नहीं पाया है। अभी वार्ताएं चल रही हैं, नेगोशिएशंस चल रहा है। तो कौन कौन से नेगोशिएशंस चल रहा है एक बार देख लीजिए। मर्कासूर प्रीलिम्स में पूछ सकता है। इस क्षेत्र का, लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का एक व्यापारिक समूह है, उसको मर्कासूर कहते हैं। आपको मैपिंग कर लीजिएगा कि मर्कासूर में कौन कौन से देश हैं। तो मर्कासूर के साथ आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पे नेगोशिएशन चल रहा है। चिली देश के साथ आपका सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बात चल रहा है। पेरू के साथ आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वार्ता चल रही है। कोई भी वार्ता कंप्लीट नहीं हुई है, नेगोशिएशंस कंप्लीट नहीं हुए हैं। ऊर्जा और अवसंरचना में देखिए, जैसा एलएसी क्षेत्र से सोना, तांबा, लिथियम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो ईवी व्हीकल है उसमें ये लिथियम का बहुत, जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें इस लिथियम का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये क्षेत्र उस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय गुट हैं, जैसे लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों का समूह जिसको सेलैक कहते हैं, या मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली सिका, या फिर कैरेबियाई समुदाय कैरिकॉम। तो इन सब के साथ भी भारत का संबंध बना हुआ है, साझेदारी बना हुआ है। तो ये क्षेत्र एक बार मैप में आप भी डिटेल से देखिएगा, और मैंने जैसे कहा आपको कि साउथ अमेरिका का मैपिंग अच्छे से कर लीजिएगा। प्रीलिम्स में इसी बात पूछ दिया ज्योग्राफी में, एंडीज पर्वत के संदर्भ में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि व्यापक रक्षा आधुनिकीकरण रोड मैप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी जो सेनाध्यक्ष हैं या सेना के अधिकारी हैं या जो राजनेता हैं, तो हमारे जो प्रिपरेशन है युद्ध के लिए या आर्म्स के लिए या फिर सेनाओं के लिए, आर्मी के लिए, तो उस पर काफ़ी अभी आर्टिकल आ रहा है और काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो उसी में थल सेना के जो अधिकारी, उन्होंने कहा कि थल सेना को अभी आने वाले जितनी जो चुनौतियां हैं, आधुनिक युद्ध की चुनौतियां, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसी के लिए उन्होंने रोड मैप दिया है। क्या रोड मैप दिया है? तो उसमें उनका रोड मैप में कुछ प्रमुख बिंदु को देखेंगे कि अत्याधुनिक उन्नत हथियार प्रणाली को डेवलप करने की आवश्यकता है, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, हाइपरसोनिक का मतलब आपको कम से कम 5 मैक
मतलब जो साउंड का स्पीड है उसको मैक बोलते हैं, उससे 5 गुना ज्यादा स्पीड का आपको ग्लाइड व्हीकल डेवलप करने की आवश्यकता है। ग्लाइड व्हीकल का मतलब होता है कि वो नीचे उतरते समय उसको अच्छे से मैन्यूवर किया जा सके, उसकी दिशाओं को बदला जा सके। उसके अलावा हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग इंजन डेवलप करने की आवश्यकता है। ये हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग इंजन, यहाँ एयर ब्रीदिंग क्यों बोलते हैं, हाइपरसोनिक तो आप समझ गए, और एयर ब्रीदिंग का मतलब है कि जो नेचुरल ऑक्सीजन है वातावरण में उसी को ईंधन के रूप में यूज करेगा, साथ में थ्रस्ट करेगी, क्योंकि इंजन है, कोई ना कोई मिसाइल को लेके जाएगा, उसको थ्रस्ट देगा, तो थ्रस्ट के रूप में ये नेचुरल ऑक्सीजन को यूज करेगा, इसलिए एयर ब्रीदिंग इंजन कहते हैं। उसके अलावा जो 4th, 5th और 6th जनरेशनल अति उन्नत मिसाइल है सबको डेवलप करने की आवश्यकता है। ये आपको अत्यधिक मैन्यूवर हथियार प्रणाली भी डेवलप करने की आवश्यकता है। मैन्यूवर का मतलब है कि उड़ान भरते हुए उसकी दिशा को बदल सकते हैं, क्योंकि अभी जो बहुत सारे देशों के पास एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है और आने वाले समय में और उन्नत होगा, तो इस एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को बचना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैन्यूवर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पारंपरिक डंप श्रेणी वाले हथियार हैं, जहां आप फाइटर प्लेन जाते हो सीधे डंप कर देते हो हथियार को, इससे क्या होता है कि जहां गिरना है तो गिरा ही, या अगल बगल भी गिर सकता है और कोलेट्रल डैमेज, आम नागरिक भी मारे जाते हैं। तो अब हमारा आगे फ्यूचर ये है कि एकदम प्रिसाइज स्ट्राइक हो, इसलिए स्मार्ट और सटीकता के साथ निर्देशित होने वाले हथियार डेवलप करने की आवश्यकता है। लोइटरिंग हथियार, जो ये स्मार्ट हथियार हैं जो हवा में कुछ समय तक चक्कर लगाते हैं और जब उनको अपना निशाना दिख जाता है तब उस पर एकदम प्रिसीजन के साथ अटैक करते हैं। तो जो आपका लक्ष्य है वहीं पे अटैक होता है, कोलेटरल डैमेज नहीं होता है। इसके अलावा ड्रोन रोधी अभियान भी, क्योंकि अभी जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें ड्रोन का पूरे वर्ल्ड में हर जितने पिछले 5 साल में युद्ध हुए हैं ड्रोन का बड़े स्तर पर उपयोग हुआ है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर अभी भारत और जो झड़प हुआ पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी ड्रोन का आपने देखा। तो उसमें ड्रोन के साथ क्या है कि काफी सस्ता पड़ता है और उसको उड़ाने के लिए अगर आप मिसाइल यूज करते हो तो बहुत महंगा पड़ता है। तो अब हर देश डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, भारत भी कर रहा है कि ऐसे सस्ते तकनीक हो जिससे ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। तो ड्रोन रोधी अभियान हो या मिसाइल रक्षा प्रणाली हो या फिर उपग्रह रोधी क्षमता हो, ड्रोन अभी इजराइल ने डेवलप किया है, भारत भी आगे उसको डेवलप करना चाहता है। उच्च ऊर्जा लेजर, जिसके माध्यम से ड्रोन को आप सस्ते में उड़ा सकते हो, बहुत कम खर्चा आता है, लेजर तकनीक से लेजर निकाल के और ड्रोन को बर्बाद कर सकते हो। तो ये सब भी डेवलप करने की आवश्यकता है। और अभी का युद्ध में साइबर वॉरफेयर, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध बड़े स्तर पे होता है, तो इसके लिए भी भारत को अगली नेक्स्ट जनरेशनल साइबर रक्षा उपकरण डेवलप करने की आवश्यकता है। अब सक्षम उपग्रह प्रणाली को विकास करने की आवश्यकता है ताकि साइबर वॉरफेयर जो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर माना गया है तो उसमें भारत को बढ़त हासिल हो। इसके अलावा जो सैनिक केंद्रित आधुनिकीकरण डेवलप करने की आवश्यकता है, मतलब सैनिक है उसको जो इसके लिए एक वर्ड यूज है एक्सोस्केलेटन। इसका मतलब होता है कि जो सैनिक है उसके बॉडी में ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, बाहर से ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं जिसके माध्यम से उसको मैन्यूवर करने में, उसको दौड़ने में, उसको उछलने में काफी हेल्प होता है। वो आसानी से उछल सकता है, आसानी से कूद सकता है, आसानी से दौड़ सकता है, उसको फोर्स मिलता है। तो एक्सोस्केलेटन डेवलप करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ह्यूमन ऑटोमेशन सिस्टम, स्मार्ट बॉडी आर्मर, शरीर पे विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैमरा यहाँ लगाया जा सकता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें हो और वो आगे आपको दिशा दिखा सकता है। यही नहीं, कैमरा के माध्यम से जो कैमरा और गॉगल्स के माध्यम से रात में भी वो सैनिक देख सकता है। तो ये सब नया नया आपको इक्विपमेंट सैनिक के लिए डेवलप करने की आवश्यकता है।
जिसमें एआई संचालित हेलमेट हो या स्मार्ट परिधान, रियल टाइम में, हाँ रियल टाइम में स्वास्थ्य जानकारी, सैनिक घायल हो गया है तो उसमें ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उसको बता रहा है कि आपका हेल्थ डिटेरिएट कर रहा है, आप फलाना दवा लीजिए, आप ये कीजिए, उसको बताया जा सकता है। अब एआई इतना डेवलप हो चुका है तो उसको यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो साथ में इस रोडमैप में यह भी कहा गया कि जो नए अवसंरचना है, खासकर एआई, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब का उपयोग करना है। इसके लिए भारत में आपूर्ति श्रृंखला डेवलप करने की आवश्यकता है, साथ में इसका स्वदेशीकरण करने की आवश्यकता है। अगर हमको आर्म्स के संदर्भ में ये सेल्फ रिलायंट होना है, खुद पे निर्भर होना है, तो आपको हर चीज का स्वदेशीकरण करना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आवश्यक है कि जो सेना है, नीति निर्माण करने वाली संस्थाएं हैं और जो उद्योग है, सबको साथ आने की आवश्यकता है, ताकि सेना को जो आवश्यकता है वो नीति निर्माण वाले समझें, उसको आसानी से परमिशन दें, और साथ में उद्योग जगत उस चीज को समझे, उस प्रकार का भारत में ही इक्विपमेंट बने। इसके बाद क्या भारत सरकार ने कुछ सेना के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए कुछ प्रयास किया है? तो बिल्कुल, हर 10 वर्ष में 10 वर्षीय एकीकृत क्षमता विकास योजना, जिसमें हर 10 वर्ष में दीर्घकालीन आधुनिकीकरण योजना बनाई जाती है कि 10 वर्ष में किस प्रकार से सेना को आधुनिक किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी हो या रक्षा साइबर एजेंसी, सशस्त्र बल विशेष परिचालन प्रभाग, ये सब विभिन्न एजेंसियां स्थापित की गई है ताकि सेना का आधुनिकीकरण किया जा सके। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स नाम से पहल है, जो स्टार्टअप्स हैं इस क्षेत्र में, उसमें 1.5 करोड़ तक का वित्तीय समर्थन देता है ताकि भारत में ही इन सब इक्विपमेंट्स का स्टार्टअप कल्चर डेवलप हो पाए और रक्षा उपकरण का स्वदेशीकरण हो पाए। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की पोर्टल बनाए गए हैं, एफडीआई के जो नियम है उसको उदार किया गया है ताकि इन्वेस्टमेंट, निवेश आसान हो सके रक्षा क्षेत्र में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये साइंस टेक से रिलेटेड टॉपिक है, बड़ा क्लीशे, मतलब पुराना टॉपिक है, फाउंडेशन में भी आपको पढ़ाया जाता है, प्रीलिम्स में पूछने का कभी भी चांस बना रहता है। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PSWR चर्चा में क्यों है? क्योंकि परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड AERB, इसने भारत में पहला 700 मेगावाट क्षमता वाला PSWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के संचालन का लाइसेंस प्रदान किया है। अब ये जो AERB है, उसने जो लाइसेंस दिया है, तो कहाँ पे ये इसको स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात के काकरापार में परमाणु ऊर्जा स्टेशन के 700 मेगावाट क्षमता वाले 2 स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को अनुमति मिली है, तो वहीं पे ये लाइसेंस दिया गया है, वहीं पे चलाया जाएगा। अब इसमें पहले ये समझें कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, उसके पहले आप ये समझिए कि भारत का जो आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम है, होमी जहांगीर भाभा ने 1960 के दशक में इसको दिया था। वो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल के लिए ईंधन, जो यूरेनियम चाहिए, भारत में बहुत कम है, और भारत में आपका थोरियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, मोनोजाइट बालू में मिलता है, थोरियम की कमी नहीं है। तो इसको इस तरीके से विजन किया गया कि हम पहले यूरेनियम के हेल्प से, इसको इंपोर्टेड यूरेनियम के हेल्प से, या भारत में भी थोड़ा सा जो उत्पादन होता है, तो उसके माध्यम से इसको हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम बड़े स्तर पे बनाएंगे, यूरेनियम बनाएंगे, और लास्ट में आप यूरेनियम इतना बना लेंगे कि इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और थोरियम के हेल्प से, आगे हम थोड़ा समझाएंगे 1 मिनट, तो थोरियम के हेल्प से हमारे पास जो थोरियम है वो हमेशा यूज होता रहेगा। तो पहले क्या होता है कि नेचुरल यूरेनियम जो आपके पास कम है, तो ऑब्वियसली आप इंपोर्ट करोगे, वो पहला स्टेज में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में
ईंधन के रूप में डाला जाता है, जिससे बिजली तो पैदा होता ही है, साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम पैदा होता है। अब ये जो प्लूटोनियम है, इस प्लूटोनियम को सेकेंड स्टेज में, जब आपके पास अच्छा खासा प्लूटोनियम आ गया तो इसको सेकेंड स्टेज में यूरेनियम के साथ मिक्स करके डाला जाता है। इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं, क्योंकि जितना आप ईंधन डालते हो उससे ज्यादा ईंधन निकलता है, इससे बाई प्रोडक्ट्स ज्यादा निकलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से आप जब प्लूटोनियम डाले हो तो यूरेनियम U33 आपको बड़ी मात्रा में निकलता है। अब इसी U33 को थर्ड स्टेज में मिक्स करते हो थोरियम के साथ, U33 और साथ में थोरियम को मिक्स करते हो, थोरियम की कमी आपके पास नहीं है। तो ये विजन ये है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से U33 हम लोग खूब पैदा कर लें, खूब बना लें, ताकि बाद में थोरियम के हेल्प से आप न्यूक्लियर एनर्जी खूब निकालें। उसके लिए भविष्य में यूरेनियम को इंपोर्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। तो आज हम लोग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो फर्स्ट स्टेज में यूज होता है उसको देखेंगे। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर आपके 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पहला चरण है और इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हो और उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम 239 निकलता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब जो प्राकृतिक यूरेनियम में U238 की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट है। अब आते हैं उस हम लोग मैप पे जो डायग्राम मैंने दिखाया, उसमें जो प्लूटोनियम 239 जो निकला है पहले स्टेज से, उसमें उस यूरेनियम 233 जो अपने नेचुरल यूरेनियम को मिक्स करते हो, उससे यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स ऑक्साइड, जिसको MOX कहते हैं, वो ईंधन बनता है। यही ईंधन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो सेकेंड स्टेज है उसमें यूज होता है। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का लक्ष्य क्या है? ये तो निकलेगा बिजली, लेकिन साथ में बड़े स्तर पे यूरेनियम 33 निकल जाए बाय प्रोडक्ट के रूप में, जिसको थर्ड स्टेज में थोरियम के साथ यूज करेंगे। ठीक है। तो जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, इसमें खूबी क्या है कि जो कूलेंट है या और मॉडरेटर मंदक है, उसके रूप में भारी जल को या हेवी वाटर को यूज किया जाता है, जिसको D2O कहते हैं। तो D2O का यूज किया जाता है, इसको कूलेंट के रूप में भी, ठंडा करने के, रिएक्टर को ठंडा करने के लिए भी, और जो बहुत एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उसको उसकी गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसमें लाभ क्या होता है? तो इसमें पतली दीवारों वाले प्रेशर ट्यूब्स होते हैं जो बहुत सारी संख्या में पतले पतले होते हैं, जो आपको रिएक्टर को ठंडा करता है। लेकिन दूसरे टाइप ऑफ रिएक्टर में क्या होता है कि प्रेशर ट्यूब्स बड़ा चौड़ा होता है। तो अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट को हैंडल करना ज्यादा आसान है, क्योंकि पतले ट्यूब्स हैं। अगर बड़े ट्यूब में कुछ एक्सीडेंट करना होता है तो उसको हैंडल करना बड़ा टफ है। तो यही इसका फायदा है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ये 1960 के दशक में इसकी भारत और कनाडा के बीच समझौता हुआ। कनाडा के सहयोग से हम लोग डेवलप करना शुरू किए राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन पे। लेकिन भारत 1974 में, आपको पता है, इंदिरा गांधी के समय ऑपरेशन स्माइल बुद्धा, जिसमें पहला परमाणु परीक्षण किया गया, पोखरण में किया गया, तो उसके बाद कनाडा भारत पे प्रतिबंध तो लगाया ही, साथ में सहायता देना बंद कर दिया। तो भारत ने अपना खुद का इसको प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर डेवलप करना शुरू किया और उसका डेवलप किया भी। तो 220 मेगावाट का स्वदेशी डिजाइन वाला मानकीकृत प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर विकसित किया। और अभी ये शुरुआत जो हुआ था उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नैप्स में इसकी शुरुआत हुई थी, पहली बार लगाई गई थी। तो भारत ने इसको डेवलप कर लिया है। तो 220 मेगावाट का पहले ही डेवलप है। आज अभी जो परमिशन लाइसेंस मिला है वो 700 मेगावाट के लिए मिला है, ध्यान रखिए। अब देखते हैं AERB के बारे में। 1983 में राष्ट्रपति द्वारा परमाणु
ऊर्जा अधिनियम 1962 के प्रावधान के अनुसार इसको स्थापित किया गया था। क्यों स्थापित किया गया? इसका मेन यही था, इसका मेन लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है कि जो भी परमाणु ऊर्जा बनाने में अगर कुछ विकिरण उत्पन्न होते हैं या फिर कुछ अन्य प्रकार के उत्पाद उत्पन्न होते हैं तो वो देखा जाए कि स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो इस प्रकार से वो हर चीज चेक करता है कि हाँ अब ये प्रोजेक्ट तैयार है, तभी लाइसेंस देता है। इसको शक्ति कहाँ से मिलती है? तो इसको विनियमन की, भले ही स्थापना हुआ हो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 से, लेकिन इसको विनियमन की शक्ति परमाणु ऊर्जा अधिनियम एवं परमाणु ऊर्जा अधिनियम से मिलती ही है, साथ में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से भी मिलती है। तो ये आपका सारा इंफॉर्मेशन हो गया AERB के संदर्भ में। अब बड़े टॉपिक में आज का लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक। इस चर्चा में इसलिए है कि एक बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है, राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। कहां पे? CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB में इसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रीय बायो बैंक का। यह बायो बैंक अपना लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डेटाबेस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हमको यह समझना है कि लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डेटाबेस क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डेटाबेस कोई भी व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह है, उसके सेहत से जुड़ी दीर्घकालिक जो लंबे समय तक का जो बार बार उसके बारे में इंफॉर्मेशन एकत्र करना, उसको रिकॉर्ड रखना। मतलब कोई व्यक्ति है या फिर व्यक्तियों का समूह है, उसके हेल्थ के इंफॉर्मेशन लंबे समय तक एकत्र करना और उसको एक साथ रखना, उसी को लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डेटाबेस कहते हैं। और ये डेटाबेस जब आपका बन जाता है तो जैव चिकित्सा हो या फिर परिशुद्ध चिकित्सा हो, जो प्रिसीजन मेडिसिन देना होता है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बायो बैंक के बारे में समझेंगे। ये बायो बैंक फेनोम इंडिया परियोजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसी प्रकार का जो मॉडल है यूनाइटेड किंगडम में है, वहीं से हम लोग इस चीज को लेके आए हैं। यूनाइटेड किंगडम बायो बैंक मॉडल पर आधारित है, लेकिन भारत में यूके की तुलना में बहुत ज्यादा विविधता है। तो इसीलिए भले ही यूके मॉडल पे है, लेकिन इस बायो बैंक को भारत के अनुकूल, भारत की विविधता के अनुकूल बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बीमारियों का जल्दी पता लगाना, इलाज को अधिक सटीक बनाना और मधुमेह, कैंसर, इस तरीके का हृदय संबंधी बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है, उसके इलाज में मदद करना। ये हाई रिजोल्यूशन डेटा का निर्माण करता है जो AI संचालित डायग्नोस्टिक्स और जीन गाइडेड चिकित्सा को मजबूती प्रदान करने में मदद करेगा। तो हाई रिजोल्यूशन डेटा क्या है? हर एक व्यक्ति का क्या होगा, बहुत बारीकी से और विस्तार से एकत्र किया हुआ जानकारी होगा, जिससे किसी रोग को गहराई से समझा जा सके। मतलब कोई व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है, तो उसका एक एक डेटा बड़ा प्रिसीजन से, बड़ा बारीकी से कलेक्ट किया जाएगा और वो डेटा का संख्या बहुत ज्यादा होगा। तो उस डेटा का फिर AI के यूज से और बिग डेटा एनालिसिस के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि भाई कौन सी बीमारी है और कैसे एकदम डिलीवरी हो मेडिसिन का उस बीमारी तक, उस अंग तक, ताकि तुरंत उसका मतलब इलाज हो सके। 10,000 व्यक्तियों का इसमें जीनोमिक्स और जीवन शैली युक्त क्लिनिकल डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अब यहां देखें कि फेनोम इंडिया परियोजना है क्या। इसको आधिकारिक तौर पर PICK कहा जाता है। 2023 में CSIR ने इसको शुरू किया था और इसका मेन लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि दीर्घकालिक डेटा समृद्ध अध्ययन है जो कई वर्षों तक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखेगा। तो कई व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर एकदम दीर्घकालिक रूप से नजर रखेगा, उसी डेटा को कलेक्ट करेगा। फेनोम क्या है? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछ देगा फेनोम क्या है। तो फेनोम किसी भी व्यक्ति के कोशिका, उत्तक, अंग, जीव, प्रजाति में फेनोटाइप, जिसको दिखने वाला विशेषता कहते हैं, उसका संपूर्ण समूह को फेनोम कहते हैं।
फिनोटाइप क्या है? किसी भी व्यक्ति के दिखने वाली विशेषताएं हैं, जैसे कि कितना मोटा है, कितना लंबा है, तो वो सारा जो इंफॉर्मेशन है दिखने वाला आपको इंफॉर्मेशन है, चाहे उसकी बनावट, रंग, कद, व्यवहार, ये सब विशेषताएं। और किसी भी जीव का फिनोटाइप जो है, ये बनावट, रंग, कद, व्यवहार, ये उसके जीनोटाइप के साथ साथ उसके जीन्स पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव पे भी निर्भर करता है। एक तो किसी व्यक्ति की लंबाई, बनावट क्या होगी, जीन पे तो जीन का तो इफेक्ट होगा ही, साथ में वो किस पर्यावरण में, किस वातावरण में वो उसका जन्म हुआ या फिर उसका पालन पोषण हुआ है, उसका प्रभाव भी जीन्स पे पड़ता है, जिस कारण से एक ही माता से भी पैदा होने वाले दो बच्चे अलग अलग बनावट के भी निकल सकते हैं। तो उसी का डिटेल आपका एनालिसिस यहाँ किया जाएगा। तो जीनोटाइप जीव में मौजूद जीन्स का समूह होता है, ठीक है। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि फेनोम क्या है और फेनोटाइप क्या है। तो ये सब इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस में कहीं नहीं पूछेगा। चलिए अब हम लोग संक्षिप्त सुर्खियों पे चलते हैं। इसमें पहला टॉपिक है राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, जिसको एनक्लैट कहते हैं। चर्चा में क्यों है एनक्लैट? तो एनक्लैट ने अभी साफ साफ कहा है, निर्णय दिया है कि जो आईबीसी 2016 अधिनियम है, जिसको इंग्लिश में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहते हैं, वो धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों की जगह नहीं ले सकता है। अब इसमें देखेंगे कि एनक्लैट है क्या। तो समझिए कि जो कंपनी अधिनियम 2013 बना, तो उसमें अगर कुछ विवाद होता है विभिन्न कंपनी के बीच में, सरकार कंपनी के बीच में, तो उस विवाद या कंपनी के अंदर, तो उस विवाद का निपटान के लिए एक अधिकरण बना, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, जिसको एनसीएलटी कहते हैं। तो सबसे पहले एनसीएलटी में वो विवाद जाता है और एनसीएलटी का जो निर्णय आता है उसके खिलाफ आप एनक्लैट में जा सकते हैं। इसलिए इसको एनक्लैट को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण बोलते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया है एक संस्थान, दूसरा भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, जिसको सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, या फिर राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, इन सब के द्वारा भी अगर पारित कोई निर्णय है, आदेश है, उसके खिलाफ भी आप अपील कहाँ कर सकते हो? एनक्लैट में कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसका जो प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली में है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एनक्लैट आपका इंपॉर्टेंट है, मेंस में कहीं ये पूछेगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, जिसको इंग्लिश में है फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। अब ये चर्चा में है क्योंकि अभी दिल्ली की एक अदालत ने यूनाइटेड किंगडम से संबंधित एक व्यक्ति है जो आर्म्स कंसल्टेंट की तरह काम करता है, उसको भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया है। इसी अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया है। अब इस अधिनियम को हम लोग जाने कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी, ये जो अधिनियम है, सबसे पहले भगोड़ा आर्थिक अपराधी फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर को परिभाषित करता है। उसमें बताता है परिभाषा में कि एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारत की किसी अदालत द्वारा अनुसूचित अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हो और वो भारत छोड़ चुका हो ताकि मुकदमे से बच सके, उसको बुलाने पे भी भारत नहीं आ रहा है ताकि मुकदमे से बच सके, तो उसको भगोड़ा आर्थिक अपराधी कहते हैं। अब अनुसूचित अपराध, ध्यान रखना है कि उसमें बहुत सारे अपराध एक अनुसूची में दे दिया गया है, उसी अपराध के संदर्भ में, तो अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जो अपराध। साथ में वे अपराध जिसका जो अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो कम से कम 100 करोड़ रुपया उससे अधिक का आर्थिक अपराध हो, तब उसको फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर में घोषित किया जा सकता है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करना है तो जांच एजेंसी को विशेष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा
और ये जो विशेष न्यायालय किस अधिनियम के तहत नामित किया जाता है? धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, जिसको पीएमएलए अधिनियम कहते हैं। आपका धन शोधन अधिनियम देखिए, पीएमएलए, ये दूसरा टॉपिक है लेकिन यहां भी वो चीज है। तो धन शोधन अधिनियम के तहत ही आपको विशेष न्यायालय नामित किया जाता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी अभी चर्चा में रह रहा है। बहुत सारे लोग जो लंदन में बस गए हैं और भारत नहीं आ रहे हैं मुकदमा से बचने के लिए, तो इसलिए भी काफी चर्चा में रहता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन के संबंध में है, इसको एनएमसी शॉर्ट में कहते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन अभी चिकित्सा संस्थान संकाय की योग्यता विनियमन 2025 को अधिसूचित किया है। ये विनियमन है क्या? तो नेशनल मेडिकल कमीशन के अंतर्गत ही एक स्वायत्त संस्था है, उसको पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड कहते हैं। ये स्वायत्त संस्था ने एक विनियमन बनाया था जिसको एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसको अधिसूचित किया है। जब तक अधिसूचित नहीं किया जाता है तब तक वो लागू नहीं होता है, इसलिए अधिसूचित करना पड़ता है। ये जो एनएमसी के बारे में अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। एनएमसी पहले से ही मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत में मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या मेडिकल एजुकेशन है, इस सब के विनियमन के लिए क्या था? मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार था और समय के साथ देखा जा रहा था कि सही से विनियमन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए 2019 में कानून बनाया गया, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, और उस एक्ट के तहत, उस कानून के तहत इस एनएमसी को स्थापित किया गया और इसने एमसीआई का जगह लिया। इसका काम क्या है? जो एमसीआई का काम था कि चिकित्सा संस्थान हो या चिकित्सा अनुसंधान हो या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, सबके विनियमन के लिए नीतियां बनाना, काम करना। तो एनएमसी भी आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, एक स्थल के बारे में जानकारी है, टोकारा द्वीप समूह। टोकारा प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि टोकारा द्वीप समूह कहां पे है? तो टोकारा द्वीप समूह जापान में है, जो जापान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ पे 1000 से अधिक भूकंप दर्ज किए गए हाल में, इसलिए काफी चर्चा में। आपको पता है कि जापान जो एशिया के सबसे पूर्वी छोर पे है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी छोर पे है, तो उस जापान जो भूकंप के दृष्टिकोण से दुनिया में सबसे सक्रिय क्षेत्र में माना जाता है। वो रिंग ऑफ फायर्स, जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ रिंग ऑफ फायर्स है, जहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, वहां पे 4 प्लेट, आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, तो उसमें 4 प्लेट के मिलन बिंदु पर जापान स्थित है, जिस कारण से यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आता है। जो टोकारा द्वीप समूह है, ये क्यूशु के दक्षिण और अमामी द्वीपों के उत्तर में स्थित है। जापान का जो सबसे लंबा गांव है तोशिमा, इसी टोकारा द्वीप पे अवस्थित है। टोकारा, आप बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए, बहुत डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी सीन नदी भी बड़ा चर्चा में है। फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी नदी है सीन नदी। 1923 में लास्ट बार इसमें तैराकी हुआ था, अब फिर से इसको परमिशन दे दिया गया। पिछले वर्ष जब पेरिस में ओलंपिक आयोजित हुआ था, तो बड़े स्तर पे सफाई अभियान किया गया, जिसमें ये नदी साफ हुआ, और यहाँ तक कि उस ओलंपिक में इस नदी में कुछ तैराकी प्रतिस्पर्धा भी, कुछ कंपटीशन भी आयोजित किया गया। ये नदी पहले बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई थी, क्योंकि जो पेरिस का सीवेज प्रणाली से बहने वाला जो अनुपचारित सीवेज था, उसमें सीधे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था, जिसके कारण ई कोलाई से ये दूषित हो गया था। तो अब वापस साफ हो गया पिछले वर्ष, तो दोबारा 1923 के बाद पहली बार इसमें तैराकी, लोगों को तैरना अलाउ किया गया है। अब इसमें फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, फ्रांस की सबसे बड़ी नदी लोइर नदी है, और इसमें उद्गम, ये सब आपको बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट छोटे टॉपिक में आते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व।
यूपी में उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है। इसमें चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2022 के बाद तेंदुओं की जनसंख्या में यहाँ पे 198% से ज्यादा का बढ़ोतरी हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के उत्तरी छोर पे, उत्तर में जो नेपाल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, नेपाल सीमा के पास अवस्थित है। इस टाइगर रिजर्व में 2 अन्य वन्यजीव अभयारण्य भी हैं, जिसको कर्तनिया घाट और किशनपुर शामिल है। यह ऊपरी गंगा मैदान, खासकर तराई का क्षेत्र, तराई का जो भौगोलिक जो जैव विविधता है वो यहाँ पे बड़े स्तर पे है। यहाँ बहने वाली नदी मोहना, सुहेली, जोराहा, नगरो है। और जो प्रमुख वन्यजीव बाघ, तेंदुआ, गैंडा, स्वैम्प डियर, हाथी, सांबर और हॉग डियर, स्लोथ, भालू, ये सब शामिल है। लेकिन दुधवा टाइगर रिजर्व अब चूंकि चर्चा में हो गया है तो प्रीलिम्स में, एनवायरनमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आधार के संबंध में है। आधार आधारित चेहरा सत्यापन, जिसको फेस ऑथ कहते हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने पीडीएस के तहत राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा सत्यापन शुरू किया है। यह पहला राज्य हिमाचल बन गया है। जो आधार आधारित सत्यापन होता है उसमें ओटीपी आ सकता है, आपके फिंगरप्रिंट को मैच कराया जा सकता है, आपके आइरिश को आई स्कैन करके आइरिश को मैच कराया जा सकता है। अब नया आ गया है कि आपके फेस का इमेज लेगा और आधार में जो फेस है उससे मैच किया जाएगा। तो अब पीडीएस में हिमाचल प्रदेश में फेस मैच किया जा रहा है। तो यूआईडीआई द्वारा अतिरिक्त सत्यापन प्रणाली के रूप में शुरू किया गया है। चेहरा सत्यापन में 1 से 1:1 मिलान पर आधारित होता है। इसका मतलब है कि जो आधार बनाते समय खींची गई जो छवि है, चित्र है, आपका फोटो है, उसको मैच कराया जाता है। 3I एटलस, नासा के द्वारा चिली जो देश है साउथ अमेरिका में, वहां एक बहुत बड़ा सेटेलाइट, माफ कीजिएगा, बहुत बड़ा टेलीस्कोप लगा हुआ जिसका नाम है एटलस। एटलस का टेलीस्कोप का पूरा नाम देखिए, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। उसे आपसे फुल फॉर्म कभी नहीं पूछेगा, पूछ सकता है कि एटलस क्या है। इस एटलस ने एक इंटरस्टेलर धूमकेतु की खोज की है। इंटरस्टेलर मतलब बिल्कुल बाहरी दुनिया से आया हुआ वो एक भौतिक पिंड है और वो ऑब्वियसली हमारे जो सौरमंडल है उसका पार्ट नहीं है। उसका नाम रखा गया है 3I एटलस। ये टेलीस्कोप चिली में स्थापित है, उसने खोजा है। 3I एटलस एक सक्रिय धूमकेतु है। यह सूर्य के पास अगर पहुंचेगा तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया इसमें अपने आप शुरू हो जाएगी। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो जैसे आप कपूर जलाते हो तो ठोस है और जल के सीधे गैस में तब्दील हो जाता है, कोई लिक्विड नहीं बनता है। उसी प्रकार से ऊर्ध्वपातन, ये जो धूमकेतु है, जब सूर्य के पास जाएगा तो सीधे गैस के रूप में तब्दील हो जाएगा। इसमें धूल और बर्फ के कण अंतरिक्ष में फैलते हैं और चमकदार आपको पूंछ की तरह बनती है, इसलिए धूमकेतु कहलाता है। अब तक देखा गया यह तीसरा इंटरस्टेलर पिंड है। इससे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, 2017 में ओमुआमुआ और 2019 में बोरिसोव खोज हुई थी। तो ओमुआमुआ बहुत फेमस है ओमुआमुआ। तो आप इसका एक बार YouTube पे भी जाके देखिएगा, बड़ा आपको मजा आएगा। तो ये सब आपको बाहरी दुनिया से आया हुआ, सौरमंडल से बाहर से आया हुआ पदार्थ है जो हमारे सौरमंडल में आ गया है। इसका जो ट्रेजेक्टरी होता है, कैसे मालूम चलता है टेलीस्कोप को कि ये बाहरी दुनिया से आया है? तो इसका जो ट्रेजेक्टरी होता है सूर्य के आसपास, वो बिल्कुल अलग होता है हमारे सौरमंडल के जो सौरमंडल के जो ये पिंड हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। अब लास्ट में एक सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पढ़ेंगे। श्यामा प्रसाद चर्चा में इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पे श्रद्धांजलि अर्पित की है।
1901 में इनका जन्म हुआ था। 1953 में स्वर्गवास हुआ। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति थे। 1940 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष बने। वो संविधान सभा के सदस्य चुने गए। पंडित नेहरू जो अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट बना था, उसमें पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री थे और ये उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने थे। उन्होंने चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री जैसी संस्था की स्थापना की और इनको संसद का शेर की भी उपाधि दिया गया था। 1951 में जनसंघ बना। उसी जनसंघ का उत्तराधिकारी माना जाता है भारतीय जनता पार्टी। तो 1951 में जनसंघ बना था, उनके संस्थापकों में से ये एक थे। इनकी साहित्यिक रचनाएं लिव्स फ्रॉम अ डायरी और भारतीय संघर्ष का एक चरण, ये सब है। तो प्रीलिम्स में चूंकि इनका 125वां वर्षगांठ है जन्म का, तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इनके बारे में, हिस्ट्री में पूछा जा सकता है, तो उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सारे टॉपिक यहाँ कंप्लीट होते हैं। आपको अभी स्क्रीन पे क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे। पॉज कर करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका उत्तर हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग इन जनरल सही उत्तर देते हैं, तो पूरा आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, आपका इससे रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।